जय हिंद साथियों। इतिहास का ये पहला क्लास है जिसमें हम आपको प्राचीन भारत पढ़ाने वाले हैं। तो पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों ये 4 ठो काल आता है दोस्तों, जिसमें है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और जो चौथा पाषाण काल है दोस्तों, जो ताम्र पाषाण काल है दोस्तों। तो चलिए अब आद्य ऐतिहासिक काल में चलते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस समय कांसा का खोज हुआ था दोस्तों, इसीलिए इसे कांस्य कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल आता है, मध्य काल आता है, आधुनिक काल आता है, नेहरू काल आता है और विश्व भी इसमें पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। तो इस चैनल के माध्यम से पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इतिहास किसको कहते हैं। बेसिक जानकारी अभी तक दे रहे हैं दोस्तों। इतिहास के डिफिनेशन दे देते हैं दोस्तों। परिभाषा: अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है दोस्तों। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश में हुआ था दोस्तों, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश में हुआ था दोस्तों। जब मानव आदि मानव था दोस्तों तो अफ्रीका महादेश में था। और जब सभ्यता का पालना यानी सिंधु सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, एशिया में आया था दोस्तों। जब सभ्यता का पालना हुआ था दोस्तों तो एशिया में आया था। तो समझ गए होंगे। ये सब बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी पूछ देता है कभी भी। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बारे में हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि मानव उस समय लिखना और पढ़ना नहीं जानता था दोस्तों। इसकी जानकारी जब कैसे मिलेगी, जब कोई लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था तो इसको जानकारी कैसे मिलेगी। कहाँ रहते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी। तो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलेगा दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों किसका साक्ष्य कैसे मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है इसकी जानकारी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो पाषाण काल में 4 काल है दोस्तों। आइए उन चारों कालों के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाषाण काल, इसे स्टोन एज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब पाषाण काल के बारे में जानते हैं कि पाषाण काल किसको कहते हैं। तो देख सकते हैं, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, पाषाण काल में जो मानव था, आदि मानव, जो पत्थर के औजार यानी हथियार उपयोग करता था। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब नीचे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम यानी भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब की थी, तो 1863 ईस्वी में। समझ में आ गया। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब किया था, 1863 ईस्वी में। यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्विक का पिता सर एलेक्जेंडर कनिंघम है। यानी कि भारतीय पुरातत्विक का जो पिता है एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जो पुरातत्विक संग्रहालय है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो किसके अधीन आता है, तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। एक बार फिर से समझेंगे, भारत में जो पुरातत्विक संग्रहालय है जिसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो भारत में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो किसके अंतर्गत आता है, तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, जो कि ताम्र पाषाण काल का नाम रखाया गया है। जो धातु मिला था तांबा, उसके नाम पर ही रखाया गया था ताम्र पाषाण काल। तो किसने ताम्र पाषाण काल नाम रखा था मिलने वाले धातु के नाम पर, तो उसका नाम क्या था, क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस नाम था, जो कि मिलने वाले धातु के नाम से नामांकन किया था, जिसका नाम ताम्र पाषाण काल पड़ा।
चलिए अब इसको ध्यान से सुनिएगा। लिखावट के आधार पर नामांकन जॉन ब्रूस ने किया था। इसको बारे में आगे बताएंगे दोस्तों, ताकि समझ में क्लियर से आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल के जो समय काल था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल चला था दोस्तों। कोई अगर पूछेगा कि पूरा पाषाण काल के समय काल कितना था, 12 लाख ईसा पूर्व से लेकर 20,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल जो था दोस्तों, जो इतिहास का प्रारंभिक समय था, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के समय में जो आदमी था, जो मानव जो था, वो आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो था, इस समय के जो मानव थे उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य जो था, जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। यानी कि कहने का मतलब हुआ इनका मुख्य जो उद्देश्य है, जैसे कोई जानवर हो गया, वो इधर उधर खाने की तलाश में भटकते रहता था, बिल्कुल उसी तरह आदि मानव जो थे एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे खाने की तलाश में। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी दोस्तों। जो इस समय का मानव जो था, आदि मानव, जो आग की खोज कर ली थी। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग की खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे दोस्तों, जो उस समय पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया करते थे शिकार करने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। यानी कि दोस्तों पूरा पाषाण काल में ही मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, कोई चित्र पारना शुरू कर दिया था दोस्तों। जैसे कि कोई मानव जो है उसका चित्र कैसे बनाया था, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाया था दोस्तों। देख सकते हैं एक गोल बना दिया था, एक पाई और दो ठो ऐसे खींच दिया था, और दो गो ऐसे खींचा था, और हाथ में भाला, यानी कि शिकार करते हुए दर्शाया गया था। तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अभी नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में रायसेन में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। इस समय मानव ने पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया करते थे शिकार करने के लिए दोस्तों। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज में रायसेन में स्थित है दोस्तों। यानी मध्य प्रदेश हो गया, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब मध्य पाषाण काल को जानते हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय काल था, जो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल चला था। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल चला था, मध्य पाषाण काल के लिए चला था दोस्तों। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल का जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? करसाइल ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1867 ईस्वी में। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले क्या आया? पूरा पाषाण काल आया। उसके बाद में कौन सा काल आया? मध्य पाषाण काल आया। तो समझ गए। इसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया? मध्य पाषाण काल। तो समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें मैक्रोलिथिया कहते हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं। इस समय का जो मानव जो थे दोस्तों, यानी कि मध्य पाषाण काल के जो मानव थे, उसके हथियार कैसा था? छोटे हो गए थे। पत्थर के जो हथियार बनाए थे वो छोटे आकार में हो गए थे। और जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, आदि मानव, उस समय जो पत्थर का औजार बनाए थे आकार में बड़े थे। हथियार छोटे होने के कारण इसको क्या कहा गया? मैक्रोलिथिया भी कहा गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य जो था अंत्योष्टिकरण हो गया था दोस्तों। अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो समझ गए होंगे, जो मानव जो था मध्य पाषाण काल में ही अंत्योष्टिकरण, शरीर अगर कोई मृत शरीर हो गया, कोई भी मानव मर गया, तो उसको अंत्योष्टिकरण यानी अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। तो चलिए दोस्तों अब हम नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के बारे में जानते हैं।
नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पाषाण काल का अंतिम समय है दोस्तों, इसीलिए इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल चला था। कोई पूछेगा कि नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल का जो समय काल चला था कितने वर्षों तक चला था, तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला था इसका समय काल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। जो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल जिसको बोलते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो जॉन लुबाक ने दिया। कब दिया? 1865 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। चलिए अब नीचे देखते हैं। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना ली थी। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहले जो था पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे, जो इधर उधर भटकते रहते थे, भोजन की तलाश में आखेट करते थे, शिकार करते थे, उनका कोई अस्थाई आवास यानी घर नहीं था रहने के लिए। जब यह नव पाषाण काल में आ गए दोस्तों, तो इनका अस्थाई आवास भी बन गया। तो अस्थाई आवास बन गया यानी घर बना लिए, तो कृषि भी करेंगे, पशुपालन भी करेंगे, तभी न एक जगह रह पाएंगे। तो चलिए इसके नीचे देखते हैं। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। जो नव पाषाण के मानव थे, जो कृषि और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका यानी घड़ा, मनका को ही घड़ा कहा जाता है, की खोज की। यानी कि मानव ने उत्तर पाषाण काल में ही पहिया का खोज कर लिया था और मनका, मनका यानी घड़ा की खोज कर ली थी। तो आपको मनका समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर मनका का चित्र दे देंगे कि किस तरह से मनका दिखता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से। पशुपालन का जो साक्ष्य भारत में मिला था वो आदमगढ़ में मिला था, समझ में आ गया, तथा बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। यानी कि पशुपालन का जो साक्ष्य मिला, अवशेष मिला, जो कहाँ से मिला था? पहला तो मिला था भारत में आदमगढ़, जो एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है, और दूसरा जो मिला है बागौर, जो राजस्थान में है। तो समझ गए हैं, पशुपालन का साक्ष्य भारत में दो जगह से मिला था। पहला आदमगढ़ जो एमपी में स्थित है यानी मध्य प्रदेश में, और दूसरा जो है राजस्थान में। दोनों जगह से मिला था पशुपालन का साक्ष्य। तो चलिए दोस्तों, अब ताम्र पाषाण काल के बारे में जानते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। तो दोस्तों, इस समय ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया है दोस्तों। जिस कारण औद्योगिक शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ताम्र पाषाण में क्या मिला? तांबा मिला, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण कहा गया। और तांबे मिलने के कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया दोस्तों। उद्योग शुरू हो गया यानी कि व्यापार भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता में आपको व्यापार भी देखने को मिलेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो नगर बस्ती बसेगा और तरह तरह का विकास भी देखने को मिलेगा, जो कि हम आपको सिंधु सभ्यता में पढ़ाएंगे। साथ ही आपको डिटेल में बताएंगे कि सिंधु सभ्यता में कैसे कौन सा चीज़ विकसित हुआ था, क्या क्या मिला था। सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसको समझते हैं। नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन एचडी संकलिया ने कराया था दोस्तों। तो समझ गए होंगे, नबदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण है जो ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन किसने करवाया था? एचडी संकलिया ने करवाया था दोस्तों। चलिए अब इसको समझते हैं। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। अगर कोई पूछेगा कि मानव द्वारा पहला जो धातु खोजा गया था वो क्या था, तो दोस्तों तांबा था दोस्तों। समझ में आ गया होगा, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा था। तो दोस्तों, ये प्राचीन भारत का पहला क्लास था। अगला क्लास जो है क्लास 2 बहुत जल्द ही इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम दूसरा क्लास लाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके, जिससे आप दूसरा क्लास भी आप बहुत जल्द कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।